हेलो प्यारे बच्चों। मेरा नाम आशीष गुप्ता है और आज से मैं एक पावर फैक्टर का टॉपिक आपको बताऊंगा। और मैं इस टॉपिक में आपको हर चीज़ समझाऊंगा कि पावर फैक्टर क्या होता है और कौन कौन से एलिमेंट इसमें यूज़ होते हैं जिससे आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे पावर फैक्टर एक बहुत ज़्यादा ब्रांड टॉपिक है ना। क्योंकि बेसिकली पावर फैक्टर है क्या, क्योंकि आपने एक ये फार्मूला पढ़ा होगा पावर फैक्टर का कि P = वी आई कॉस फाई, है ना बच्चों। तो जहाँ पर जो ये कॉस फाई है ये आपका पावर फैक्टर होता है। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है, हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम किस तरह से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना आज के टाइम पर हर कंपनी के लिए, क्या हर एलिमेंट के लिए, क्या हर मशीन्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। तो इसलिए हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आपका फार्मूला होता है, यदि हम यहाँ पे पावर फैक्टर निकालें cos फाई इक्वल्स टू वी अपॉन वी आई, सही है। तो इससे आप पावर फैक्टर को डिटरमाइन कर सकते हो यदि बेसिकली आपने यदि ये फार्मूला यूज़ करा हुआ है तो इसमें क्या है, ये जो P है आपका, ये आपका एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर का मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो, सही है। और V आपका जो है वोल्टेज एंड I जो है आपका करंट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब पावर फैक्टर को आप घटाओगे या बढ़ाओगे तो करंट आपका घटेगा या बढ़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि करंट जितना ज़्यादा पैदा होगा उतने ज़्यादा लॉसेस क्रिएट होंगे मशीन्स के अंदर। तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम किस तरह से पावर फैक्टर को अच्छा बना सकें। यदि पावर फैक्टर को अच्छा करोगे तो करंट को आपको कम करना पड़ेगा। और ये रूल है कि यदि पावर फैक्टर आपका अच्छा होगा तो करंट ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। क्योंकि करंट कम होगी तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो मशीन की इफिशियंसी बढ़ेगी, मशीन की इफिशियंसी बढ़ेगी तो मशीन का जो पावर फैक्टर है वो आपका अच्छा होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है पावर फैक्टर का वो यह है कि जब हम केवल प्योर प्रतिरोध का लोड, प्योर लोड हम यूज़ करेंगे। ये आपके आपके तीन टाइप के लोड होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका आर लोड होता है, सही है। नंबर फर्स्ट आपका आर लोड होता है, ये आपके लोड होते हैं बच्चों। नंबर सेकंड आपका एल लोड होता है। नंबर थर्ड आपका सी लोड होता है। तो हम इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंबाइंड से देखेंगे कि आर एल, एल सी, आर एल सी। तो इसमें सबसे अच्छा पावर फैक्टर, सबसे अच्छा एलिमेंट कौन सा है जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता है। तो आपका जो सबसे पहला लोड है वो आपका है आर लोड। सबसे पहले हम आर लोड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बेसिकली इसमें एक मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाया हुआ है कि हम किस तरह से, यदि जब आपका केवल आर लोड होता है मशीन्स के अंदर या किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करोगे और आप कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो अब मेन टॉपिक आपका ये आएगा बच्चों यहाँ पे कि पावर फैक्टर को आप किस तरह से इम्प्रूव करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा इसके अंदर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का मेथड। तो हम पहले इसे बिठान देते हैं। इसके बाद अब हम आपको सारा का सारा प्रोसेस इसके आगे बताएंगे बच्चों कि पावर फैक्टर को आप किस तरह से ज़्यादा कर सकते हो। यदि कुछ भी डाउट हो, बच्चों को कुछ भी डाउट हो तो इसके आगे आप हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो अब बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है और इसके अंदर आपने ये देखा होगा कि ये आपका क्वेश्चन है और इसके अंदर आपने देखा होगा किस तरह से पावर फैक्टर को निकालें। तो ये जो आपका लोड है ये आपका प्योर आर लोड है जो आपका 40 ओम है। और आपकी आई की डायरेक्शन आपको पता है कि वो जो आई है वो आर की तरफ जा रही है। और आपका एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे। इससे आप पहले क्या करोगे, आपका फार्मूला क्या होता है बच्चों, P = VI cos φ। तो इससे सबसे पहले आप यहाँ पे वाई ओम्स लॉ, यहाँ पे आई की वैल्यू को निकाल सकते हो, सही है। तो हम इसे बेसिकली, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं कि आपने KCL केवीएल पढ़ा होगा। तो KCL केवीएल में हम क्या कहते हैं कि ये आपका प्लस डायरेक्शन है, ये आपका माइनस है ना। ये आपका माइनस हो गया तो यहाँ पे हम ये प्लस ले लेते हैं और ये हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे KCL या KVL के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये एक आपका बंद लूप है, बंद लूप में आई की डायरेक्शन ये है, तो आप आराम से यहाँ पे KVL का यूज़ करोगे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले करंट कहाँ फ्लो हो रही है, प्लस टर्मिनल की तरफ। तो अब मैंने बताया था या आपने ये पढ़ा होगा कि जब करंट किसी भी टर्मिनल पे फ्लो होती है तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। मतलब हाई पोटेंशियल क्या है इसमें, प्लस, और लो पोटेंशियल क्या है, माइनस। कि करंट यहाँ पे प्लस से माइनस जा रही है
तो क्या होगा यहाँ पे -40, सही है, -40 हो गया, ये 40, ये आर है इंटू आई, क्योंकि आपका फार्मूला क्या होता है V = IR, सही है, IR, तो आर के साथ हमेशा आई जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस, क्योंकि करंट जो है हमारी प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, तो प्लस टू माइनस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि जो प्लस टर्मिनल है वो एंटरिंग है और माइनस टर्मिनल आपका लीविंग है। तो करंट जो है माइनस टर्मिनल की तरफ से लीव हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे -40 आई आ जाएगा। इसके बाद क्या है, करंट जो यहाँ पे फ्लो हो रही है प्लस -टू प्लस, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखोगे, -टू प्लस जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा +V = 0, सही है, ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ कि यहाँ पे अब आपको V की वैल्यू निकालनी है। V की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे V आ जाएगा, क्योंकि ये आपका V है, जो ये अलग टर्मिनल है, ये आपका, ये क्या है आपका प्लस, ये आपका माइनस। जब आप ये माइनस टर्मिनल यहाँ पे लेके जाओगे तो ये किस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा = क्योंकि हम यहाँ पे 40i को हम सेपरेट लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा 40i हो जाएगा, सही है। तो अब आपका क्या होगा, V = 40i, सही। तो अब आपको V आपको गिवन है, I आपको निकालना है और R आपको गिवन है, तो इससे आप आराम से क्या कर सकते हो, आप I की वैल्यू निकाल सकते हो। तो I की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पे बच्चों, I क्या हो जाएगा आपका, I = V/R, सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो बाय ओम्स लॉ, क्योंकि मैंने आपको KVL के थ्रू इसलिए बता दिया, क्योंकि जब आपके काफ़ी एलिमेंट्स, काफ़ी आर लोड के एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे आप KVL का यूज़ करोगे। बहुत सारे एलिमेंट जब सीरीज़ में या शंट में जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। ओम्स लॉ आप तभी लगाओगे जब एक या दो एलिमेंट होते हैं, तो ये तो उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे हमने ओम्स लॉ के थ्रू भी सॉल्व करा हुआ है और बाय KVL के थ्रू भी सॉल्व करा हुआ है। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 240, 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है उसका एंगल कोई नहीं है, और ये जो आपका है, ये आपका है उसका आयाम, हिंदी में उसे हम कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपकी R की वैल्यू कितनी दी हुई है 40, तो यहाँ पे आप लिखोगे 40 ओम। लो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये थोड़ा रफ हो गया है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 240 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 40 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 6 जा 6, तो टोटल I की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। तो यहाँ पे I वैल्यू कितनी आ गई, I = आपका आ जाएगा 6 एम्पियर, है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस 6 एम्पियर आ गया। अब हम कैसे इसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो क्या है, वोल्टेज जो R के ऊपर डिपेंड है, तो I आपका कितना हो जाएगा 0 डिग्री एंगल है ये। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज का एंगल 0 डिग्री होता है, और आपको पता है जो R है, R का कोई एंगल नहीं होता है ना, नहीं R लीड करता है, नहीं R लैग करता है। R केवल वोल्टेज और करंट एक ही दिशा में होते हैं, तो वहाँ पे हम R का यूज़ करते हैं। तो जो V का एंगल होगा वो यहाँ पे I का एंगल होगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो R का जो यूज़ है, R का क्या यूज़ होता है, R का केवल यही यूज़ है कि वो करंट के मैग्नीट्यूड को कम करे। अब यहाँ देखो एंगल तो दोनों का सेम है, 0 डिग्री। अब यहाँ पर 240 है, यहाँ पे 6 है, तो R का मतलब क्या है, R का मतलब यही है कि वो जो करंट है, करंट के जो आपका आयाम होता है उसे कम करे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कैसे कम करता है। तो सबसे पहले बच्चों आपका ओम्स लॉ होता है V = I। इसका सेंस क्या है कि जब किसी भी सिस्टम में आप वोल्टेज की सप्लाई देते हो, सही है, जब आप किसी भी सिस्टम में सप्लाई से जोड़ते हो तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। इसका सेंस क्या है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जितना ज़्यादा वोल्टेज डेवलप होगा, उतनी ही ज़्यादा करंट पैदा होगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्यों, क्योंकि जब करंट बहुत ज़्यादा पैदा होती है तो आपके I2R लॉसेस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि करंट जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और सिस्टम में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे लॉसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने इसे हटाया दिया। इसे हटाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने लिख दिया V = RI। R एक ऐसा कांस्टेंट है जो केवल I के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है।
नॉट वोल्टेज। वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल नहीं करेगा, वो केवल आई के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेगा, जिससे आप लॉसेस को कम कर सकते हो, है ना। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि करंट एक तरह की आग होती है, हीट होती है, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब यहाँ पे आप यदि I इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा, है ना, या R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, जितना ज़्यादा आप R को बढ़ाओगे वोल्टेज आपका बढ़ेगा और करंट आपका घटेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप R को बढ़ाओगे, यहाँ पर जितना ज़्यादा R को बढ़ाओगे वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट रहेगा, बट इस क्वेश्चन में यदि और आप I की वैल्यू को कम कर सकते हो, या जितना आर की वैल्यू को कम करोगे, जितना यहाँ पे आर की वैल्यू को कम करोगे 40 ओम से कम करोगे, उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। सही है। तो ये यदि करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर कम होगा, यदि करंट घटेगा तो पावर फैक्टर अच्छा होगा। तो आपका मेन टारगेट क्या है इसमें, कि आपको एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आपको एक वेरिएबल पावर फैक्टर मिले। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब आप प्योर आर लोड का यूज़ करते हो तो इसमें आपको पावर फैक्टर मीन्स एंगल आपको जीरो मिलता है, जिसकी वजह से आप आसानी से करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा, इसलिए हमारा सबसे अच्छा एलिमेंट हमारा प्योर आर लोड ही होता है। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आर लोड के अंदर केवल एक्टिव एलिमेंट ही होते हैं, पैसिव एलिमेंट आपके नहीं होते हैं। वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको कि कैसे नहीं होते हैं। तो अब आप इसके आगे देखना कि इसके आगे हम कैसे यूज़ करेंगे इसे, है ना। अरे क्या हो गया, ये आ गया बच्चों। अब हम सबसे पहले हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि स्टेप वन में आपको क्या करना है। यहाँ पे ये आपका सर्किट डायग्राम है, सर्किट दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा था, आई की वैल्यू निकाली। हमारा आई का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। V अपॉन आर है तो आपका V कितना है 240 0 डिग्री एंगल, और R कितना है 40 ओम। तो आप आराम से I की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे I की वैल्यू आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हो। तो आप हमेशा इस क्वेश्चन में देखोगे कि I की वैल्यू जो है वो वोल्टेज से काफ़ी कम मिलेगी, आई की वैल्यू जो है वोल्टेज से काफ़ी कम मिलेगी। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप आई की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हो, है ना। सही है बच्चों। तो अब ये थोड़ा क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान से देखना कि देखो आई की वैल्यू 6 है। अब इसमें यहाँ पे क्या है, V आपका 240, आई आपका 6। तो इससे क्या हो रहा है कि एंगल तो दोनों सेम है, देखो एंगल दोनों सेम है, बट मैग्नीट्यूड आपका डिफरेंट है। ये मैग्नीट्यूड हाई है, ये मैग्नीट्यूड लो है, जिसकी वजह से आप करंट के मैग्नीट्यूड को कम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने पावर फैक्टर को अच्छा कर दिया। जैसे ये आपका वोल्टेज है ना, ये आपका बच्चों वोल्टेज हो गया, और ये आपका हो गया 240। मान लीजिए इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है 240 है, 240। इसके बाद हमने यहाँ पे करंट निकाला, करंट आपका ये जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ से ये जाएगा करंट, और इसके बाद ये यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो ये देखो इसका जो मैग्नीट्यूड 6 है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों में। इसका अंतर क्या है कि ये पावर फैक्टर को ज़्यादा कर रहा है। यदि जब करंट ये आपकी आई हो जाएगी, ये आपकी आई हो जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, पावर फैक्टर कब आपका लो होगा, पावर फैक्टर लो जब होगा कि जब बेसिकली आपका ये करंट वोल्टेज से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यदि ये करंट है आपका, ये करंट है और ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो ये लो पावर फैक्टर को पैदा करेगा। जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो पावर फैक्टर कम होता है, जब करंट की वैल्यू कम होती है तो पावर फैक्टर अच्छा होता है। इसका मतलब हम आर लोड का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे हमें करंट की वैल्यू को हम आराम से कंट्रोल कर सकें, और करंट की वैल्यू को हम वोल्टेज से कम कर सकें, है ना, जिससे आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो सब सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हमने ये दिखाया हुआ है इन क्वेश्चंस के अंदर कि करंट का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट एंगल सेम है। ये मेन पॉइंट है इसका, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका, ये हमने वेव फॉर्म यहाँ पे दिखाई हुई है। वेव फॉर्म अब यहाँ पे देखना, जो आपकी ये ब्लू कलर की वेव फॉर्म है ये आपकी वोल्टेज है, और ये रेड कलर की वेव फॉर्म है ये आपकी करंट है। अब यहाँ पे आप देखना, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, करंट का मैग्नीट्यूड कम है, बट फेस एंगल दोनों के सेम है। इसका मतलब क्या है
कि आपने करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर लिया, आराम से कंट्रोल कर लिया। और ये इसका फेजर डायग्राम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। ये आपका वोल्टेज है, दोनों का एंगल सेम है। दोनों का एंगल कितना है? 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल का मतलब यदि ये इसका मैग्नीट्यूड 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, तो यहाँ पे इसका 6 आएगा। 6 एम्पियर का मतलब ये करंट हो जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा फेजर डायग्राम होता है। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हो? फेजर डायग्राम आप बनाते हो करंट और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड दिशा और परिमाण दोनों से आपका मैग्नीट्यूड बनता है, फेजर डायग्राम बनता है। फेजर डायग्राम में आपके दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। नंबर फर्स्ट आपका परिमाण होना चाहिए और नंबर सेकंड आपकी दिशा होनी चाहिए। तो इन दोनों की दिशा जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है। दोनों 0 डिग्री है तो एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। दोनों का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 240 है और करंट का मैग्नीट्यूड आपका कितना है? 6 है। तो आपका ये ऐसा फेजर डायग्राम बन जाएगा। जो रेड कलर की लाइन है ये करंट है 6 एम्पियर और वोल्टेज है ये आपका 240 वोल्ट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फेजर डायग्राम निकालते हो। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप पूरा होता है। अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेप को लेके चलेंगे। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पावर लॉस को निकालेंगे। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाऊंगा, मैं इकट्ठा यहाँ पे सारा कर देता हूँ। सही है, सारा कर देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जब आपने पावर लॉस, हमने यहाँ पे 2 प्रकार के पढ़े हैं करंट और वोल्टेज के लिए। जब केवल आपका आर लोड होता है तो 2 टाइप के पावर लॉस होते हैं। नंबर फर्स्ट I²R, नंबर सेकंड V²/R। आप देखो बच्चों कि जब आपका R 40 ओम है तो यहाँ पे जो पावर लॉस हैं दोनों के इक्वल आ रहे हैं। और सही है, P = I²R, P = V²/R। तो 6 यहाँ पे I की वैल्यू कितनी रखी है हमने? 6, क्योंकि 6 निकल के आई है। R की वैल्यू 40 है तो टोटल कितना आ जाएगा? 1440 वाट। V²/R का क्या हो जाएगा? V की वैल्यू 240 स्क्वायर कर दिया, R की वैल्यू 40, तो आपका 1440 वाट आ गया। इसका मतलब जब आप प्योर आर लोड यूज़ करते हो तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज का पावर लॉस हमेशा एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एंगल बराबर है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मतलब कि यदि सपोज इस एलिमेंट में, इस क्वेश्चंस में या कोई सी भी मशीन्स में यदि कोई एलिमेंट ख़राब हो जाए, या वोल्टेज या करंट में कोई लॉसेस पैदा हो जाएं, या रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए, या करंट और वोल्टेज में कोई लॉसेस पैदा हो जाएं, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ये कहती है कि आप उस जगह पर किसी और एलिमेंट का आराम से यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि यहाँ पे PI मतलब पावर लॉस और करंट इक्वल्स टू पावर लॉस और वोल्टेज, दोनों इक्वल हैं। यदि सपोज़ आपको PI की जगह PV रखना है तो आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या एक छोटा से इस कंपोनेंट्स का आप इस जगह पर शामिल कर सकते हो, इस जगह पर यूज़ कर सकते हो। सही है। तो जब आप आर लोड यूज़ करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आप एक दूसरे का इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। तो अब ये आपका पहला आपका निकल के आ गया पावर लॉस, और नंबर सेकंड हमने निकाला है पावर, जिसे हम कहते हैं एस। आपका क्या होता है? अपरेंट पावर। अपरेंट पावर क्या होता है आपका? V × I। V आपका 246 आपका करंट है और आपका 1440 वाट। इसका मतलब जो है इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो पावर लॉस ऑफ करंट इक्वल्स टू पावर लॉस ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू अपरेंट पावर। इसका मतलब क्या हो गया? पावर लॉस ऑफ करंट इक्वल्स टू पावर लॉस ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू अपरेंट पावर। इसका मतलब क्या है? इसका ये सेंस है कि आपके तीनों के तीनों एलिमेंट आपके इक्वल आ गए। कि मतलब यदि कोई एक एलिमेंट यदि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है या एक एलिमेंट यदि ख़राब हो जाता है तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे अच्छा लोड, सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि जब आप आर लोड यूज़ करोगे तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, जिससे आप मशीन्स के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं उससे आप आराम से सही कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आर लोड के थ्रू यही होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी आपने एलिमेंट देखे होंगे कैपेसिटिव, जब आप लोड यूज़ करते हो या इंडक्टिव लोड यूज़ करते हो तो उसके साथ आप रेजिस्टेंस जरूर लगाते हो। उसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर कैपेसिटिव लोड कभी भी यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो 90 डिग्री लीड और लैग करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। सही है। कभी कभी ना इक्वल नहीं होंगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होते रहते हैं।
तो आपको क्या करना है कि यदि आप कोई भी मशीन में यदि स्टार्टिंग से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए तो उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम यदि डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट होते हैं तो हम उसे आराम से कंट्रोल कर सकें। कब कंट्रोल कर सकते हो? जब मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल हों। सही है, तो ये केवल आर लोड के अंदर ही होता है, क्योंकि आर लोड के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सबके अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो 0 डिग्री होता है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों आपके। ये आपका स्टेप, ये और सेकंड स्टेप आपका पूरा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं एक्टिव पावर, क्योंकि अब ये बात आती है कि एक्टिव पैसिव पावर हम पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि एक सिंपल लैंग्वेज से मैं आपको बता दूं कि आपका सपोज़ एक गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए ये आपका पानी भरा हुआ है, ये आपका खाली स्पेस है। तो जितना ये पानी भरा हुआ है ना, ये आपकी एक्टिव पावर होती है P, और जितना ये खाली ग्लास है ये आपका पैसिव पावर होती है Q, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका S, अपरेंट पावर। तो इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि एक्टिव पावर क्या होती है? पानी, जितना पानी भरा है, इसका मतलब जितनी पावर आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी एक्टिव पावर होती है। पैसिव पावर मीन जितना गिलास खाली है, इसका मतलब जितनी आपकी अनयूजफुल पावर, जो वेस्ट पावर होती है उसे हम पैसिव पावर कहते हैं। अपरेंट पावर जो होती है वो एक्टिव पावर और पैसिव पावर, यूजफुल पावर और एंड अनयूजफुल पावर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सही है। तो सबसे बड़ी बात आर लोड के अंदर ये होती है, वो केवल एक्टिव पावर देता है, पैसिव पावर नहीं देता। उसका मैं रीज़न आपको आगे बताऊंगा, आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्टिव और पैसिव पावर, हम दोनों यहाँ पे इस चीज़ को हमें निकालना है कि एक्टिव पावर का क्या फार्मूला होता है, हम इसे कैसे निकालेंगे, पैसिव पावर का क्या फार्मूला होता है, उसे हम कैसे निकालेंगे, और किस तरह से आर लोड पैसिव पावर को कम करता है। क्योंकि जितनी कम पैसिव पावर होगी मशीन आपकी उतनी अच्छी चलेगी, क्योंकि जितनी अच्छी एक्टिव पावर होगी, पावर फैक्टर मशीन का उतना ही अच्छा होगा। और पावर फैक्टर का मेन टारगेट यही है कि यूनिटी पावर फैक्टर का सेंस यही है कि वहाँ पे आपकी पैसिव पावर 0 होती है। पैसिव पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 0 होनी चाहिए। जितनी कम पैसिव पावर हो मशीन आपकी उतनी अच्छी स्टार्ट होगी। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले पैसिव पावर को कम करना है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव पावर निकालते हैं। तो एक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है आपका? एक्टिव पावर का फार्मूला यहाँ पे होगा आपका P=VI cos phi। सही है, जहाँ पे cos phi, यहाँ पे ये फार्मूले सब बच्चों ने पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम एक्टिव पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे P=VI। आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक सब चीज़ें निकाल रखी हैं, V भी निकाल रखा है, I भी निकाल रखा है, और फाई आपका 0 डिग्री है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था। सही है बच्चों। तो V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है यहाँ पे 240 0 डिग्री एंगल, है ना। और I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है 60 डिग्री एंगल। दिस इज द एम्पियर एंड दिस इज द वोल्ट। इसकी यूनिट, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है और करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो दोनों का एंगल सेम है, तो यहाँ पे दोनों का एंगल सेम का मतलब 0 डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। और VI की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप इससे आप VI की वैल्यू निकाल सकते हो। VI की वैल्यू निकाल दिया आपने, देखो वैल्यू रख दी यहाँ पे। V की वैल्यू आपकी 240 है, I की वैल्यू 6 है, और cos 0 आपका कितना होता है? 1। तो cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको एक्टिव पावर आप आराम से निकाल सकते हो। एक्टिव पावर आपने निकाल लिया, तो आपने यहाँ पे देखो cos फाई आपका 0 है, तो यहाँ पे cos फाई आपका 1 हो गया, तो हमने 1 रख दिया। एक्टिव पावर आपकी आ गई 440 वाट। इसका मतलब क्या है कि जो P है, आपने I² R लॉस, V² अपन R लॉस और VI अपरेंट पावर जो निकाली है, वो तीनों आपके एक्टिव पावर के इक्वल आ रही हैं। इसका सेंस आ गया समझ में कि जितने इक्विपमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, जितने सारे एलिमेंट या जितने सारे फॉर्मूले या जितने सारे फॉर्मूले एक दूसरे के इक्वल होंगे, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। कि यदि किसी एक चीज़ में डिस्टर्बेंस आ जाए तो आप, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है। यदि इसमें से किसी एक एलिमेंट की में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है तो आप उसे हटा के उस जगह पर उस दूसरे एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है ना, दोनों एलिमेंट की वैल्यू सेम है। तो आर लोड के अंदर सबसे खास बात यही होती है कि इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जितने भी आप लॉसेस और एक्टिव पावर निकालते हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वली आती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पावर फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मशीन्स के अंदर यह है कि मशीन्स के अंदर आप बहुत सारे पैरामीटर्स को यूज़ करते हो, करंट, वोल्टेज, है ना, पावर, एनर्जी। तो सबसे बड़ी क्या है, और एक जितने भी फॉर्मूले हैं
ये करंट एनर्जी वगैरह है, या सॉरी पावर एनर्जी है, ये करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड रहती है ना। यदि करंट वोल्टेज को आपने एक नॉर्मली 0 डिग्री एंगल पर कंट्रोल कर लिया तो आराम से पावर फैक्टर को आप अच्छा कर सकते हो। तो इससे आपने क्या करा, पावर फैक्टर जो एक्टिव पावर है वो आपने निकाल ली 1440 वॉट। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे निकाला है पैसिव पावर निकालेंगे बच्चों। ये आपकी पैसिव पावर है। पैसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई साइन फाई। एक्टिव पावर में कॉस फाई आता है और पैसिव पावर में साइन फाई आता है। तो आप यहाँ पे देखना साइन फाई आपको समझ में आ गया, 0 डिग्री होता है यहाँ पे साइन फाई, सही, सॉरी फाई यहाँ पे 0 डिग्री है क्योंकि वो एंगल है। एंगल किसके बीच में है, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है। करंट और वोल्टेज जब आर लोड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 0 डिग्री पे रहते हैं, तो फाई आपका 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन फाई आपका 0 होता है, साइन फाई आपका 0 हो गया। कि आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करा, क्यू इक्वल्स टू वी आई साइन फाई। फाई आपका 0 है ना, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, 0 आ गया। हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 240 क्रॉस 6 क्रॉस 0, तो आपका 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वाट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो पैसिव पावर है वो आपकी 0 आ जाएगी। पैसिव पावर जो है वो आपकी 0 आ गई, सही है। इसका मतलब कि आपका पैसिव पावर है ही नहीं। जब आप प्योर रेजिस्टिव लोड यूज़ करते हो तो पैसिव पावर है ही नहीं, कि इसके अंदर कोई लॉसेज, कोई अनयूजफुल पावर ही क्रिएट नहीं होती, है ना। लेकिन प्योर आर लोड भी आप अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम यूज़ करते हो, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जब मशीन्स के अंदर यूज़फुल पावर और अनयूजफुल पावर दोनों होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल आप एक्टिव पावर ही क्रिएट कर दो। एक्टिव पावर का मतलब क्या है कि मशीन लगातार चल रही है, मशीन लगातार चल रही है। तो यदि मशीन लगातार चलेगी तो उसके अंदर स्पार्किंग क्रिएट होने लगेगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपका पैसिव पावर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैसिव पावर को कैसे इम्प्रूव करोगे, पैसिव पावर को कैसे लेके आओगे, जब आप इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड का यूज़ करते हो, है ना। तो इसीलिए आप हमेशा देखना, कभी भी आप जो लोड यूज़ करोगे वो इंडक्टिव के साथ आर लोड हमेशा लगा होगा, मीन्स आर एल लोड। मैक्सिमम जगह पर आप आर एल लोड यूज़ करते हो, जिससे आपको एक्टिव पावर तो ज़्यादा मिलती है बट पैसिव पावर थोड़ी कम मिलती है, जिससे आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सकता है, सही है। आप प्योरली रेजिस्टिव लोड भी कम यूज़ करते हो, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव लोड केवल एक्टिव पावर देता है। और एक्टिव पावर का मतलब कि मशीन लगातार चलती जाएगी। यदि इससे क्या होगा, मशीन के अंदर स्पार्किंग पैदा होने लगेगी। तो इसलिए पैसिव पावर का क्या काम है, अनयूजफुल पावर का मतलब जो मशीन को धीरे धीरे स्टॉप कर सके, कम धीरे धीरे बंद कर सके, है ना। तो वहाँ पे पैसिव पावर का होना जरूरी है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, यहाँ पे हमने सीधा फार्मूला लगा दिया, S इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू। यहाँ पर जो है P आपका जो है वो आपका एक्टिव पावर है, Q आपका अपरेंट पावर है, और S आपका P आपका एक्टिव पावर, Q आपका पैसिव पावर और S आपका अपरेंट पावर। तो इससे आप यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे। S की वैल्यू हमें निकालनी है, सही है। तो P की वैल्यू आपने पीछे निकाल ली थी 1440 वॉट, Q की वैल्यू आपकी 0 है। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 1440 प्लस JQ। तो यहाँ पे 1440 VA आ गया, है ना। यहाँ पे क्या है, जब आप L लोड यूज़ करते हो तो यहाँ पे केवल अपरेंट पावर जो होती है S, वो एक्टिव पावर के बराबर होती है। मतलब जो ये अपरेंट पावर है S, वो केवल एक्टिव पावर के बराबर होती है। मीन जब आप केवल आर लोड यूज़ करोगे तो आपको एक्टिव पावर मिलेगी। यहाँ पे J क्या है बच्चों, ये आपका पैसिव एलिमेंट होता है ना। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वो कोई सा भी हेडिंग, कोई सा भी क्वेश्चन इससे कांटेक्ट में हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, है ना। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि एक्टिव पावर केवल प्योर आर लोड में ही मिलती है, जो अपरेंट पावर के बराबर होगी। अब यहाँ पे हम पावर फैक्टर निकालते हैं। पावर फैक्टर को निकालने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, एक फार्मूला हम और यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप फार्मूला कैसे यूज़ करोगे बच्चों, क्योंकि ये आपका होता है एक्टिव पावर P, ये आपका होता है Q पावर, पैसिव पावर Q, है ना। और ये आपका होता है अपरेंट पावर S, सही है। और ये आपका होता है एंगल आपने बेसिकली इंटर में पढ़ा होगा कि cos फाई निकालने के लिए आपने, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के हैं तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था शॉर्ट में LAL KKA, है ना। LAL KKA ये क्या होता है, लंब आधार लंब कण आधार। तो साइन कॉस ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है। तो कॉस के लिए क्या आएगा A/K। तो A क्या है आपका P,
और के क्या है आपका एस, तो क्या आ जाएगा पी अपॉन एस। पी की वैल्यू 1440, एस की वैल्यू 1440, क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या है कि कॉस पाई आपका 1 है, मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर। इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि यूनिटी पावर फैक्टर हमेशा आल लोड पर ही मिलेगा। इसका मतलब सारे की सारी एक्टिव पावर आपको मिलेगी, पैसिव पावर आपको नहीं मिलेगी। लिखा हुआ है पावर फैक्टर इज यूनिटी व्हेन लोड इज प्योरली रजिस्टिव, है ना। इसका मतलब कि जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा, केवल आपको एक्टिव पावर ही मिलेगी, पैसिव पावर नहीं मिलेगी। तो ये सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। बट आज के टाइम पे कोई आइडियल नहीं है, कोई आइडियल चीज़ नहीं है। तो इस आपको जितना अच्छा पावर फैक्टर कर सको, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीन्स 0। मशीन का पावर फैक्टर तभी अच्छा होगा जब अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो, मीन्स 0.9, 0.8, 0.91, 0.92, सो ऑन 0.99। ये पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है ना। बट आज के टाइम पे बहुत जब भी मशीन बनी है तो आपका पावर फैक्टर 1 नहीं होता, क्योंकि 1 आपका आइडियल कंडीशन में होता है और प्योरली रेस्टिव लोड। और प्योरली रेस्टिव जब आप प्योरली आल लोड का भी यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 पावर फैक्टर बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है। जब प्रैक्टिकल कंडीशन में सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में आपको यूनिटी पावर फैक्टर नहीं मिलता, आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 मिल सकता है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम थोड़ा वेव फॉर्म के थ्रू बताएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि आपका जो बेस होता है वो आपका पी एक्टिव पावर होती है, जो आपका लंब होता है परपेंडिकुलर ये आपका पैसिव पावर होती है, और जो आपका ये कर्ण पर ये होता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पी एंड क्यू का, वो आपकी अपरेंट पावर होती है ना। तो ये हमने यहाँ पे हमने क्वेश्चंस फॉर्मूले के थ्रू दिखाया है। तो यदि आप यहाँ पे वेव फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जब आप केवल प्योर आल लोड की बात करते हैं, प्योर आल लोड की बात जब करते हैं तो वहाँ पे आपको पैसिव पावर नहीं मिलेगी, मतलब ये टर्म आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको केवल पी टर्म और एस टर्म मिल रही है जो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब पी केवल आल लोड के अंदर पी इक्वल टू एस है। इसका मतलब यदि पी ये है आपका तो एस भी आपका यही होगा, एस भी आपका यही होगा। मतलब पी और एस दोनों इक्वल हैं, जिससे क्या होता है कि आपको केवल एक्टिव पावर ही मिल रही है, पैसिव पावर यहाँ पे 0 है ना। तो इसका वेव फॉर्म यदि आप बनाओगे तो इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी कि ये आपका पी है और पी जो है वो एस के बराबर है, पी जो है वो एस के बराबर है। तो जितना ज़्यादा पी होगा उतना ही पी एस होगा, तो ये एस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, पी इक्वल्स टू एस, ऐसे करके लिख देना। ये आपका वेव फॉर्म हो गई है। हाँ, इसकी जब आप प्योर लोड का यूज़ करते हो, प्योर आर लोड का यूज़ करते हो, तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। और अब हम यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे इसकी साइनसोइडल वेव फॉर्म की बात करेंगे। तो साइनसोइडल वेव फॉर्म में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो साइनसोइडल वेव फॉर्म है ये मैंने एक सॉफ्टवेयर आता है MAT लैब, एक सॉफ्टवेयर है बच्चों, हमने इसका यूज़ करा हुआ है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ कि जिन जिन बच्चों से ये चलाना आता है तो वो इसे सॉल्व करके जरूर देखें। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसे हम कहते हैं मैट लैब। मैट लैब एक सॉफ्टवेयर है, मैट लैब टी होता है, मैट लैब है ना। ये एक सॉफ्टवेयर है मैट लैब, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल के कोई से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये हमने उससे सॉल्व करके देखा है, तो हमने वही वैल्यू रखी है जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको, वही वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा इस क्वेश्चन की वेव फॉर्म में आपने ये देखा होगा बच्चों, है ना। आपने यहाँ पे ये देखा होगा इस क्वेश्चन में, सही है, और सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि जो हमने वेव फॉर्म बताई थी प्योर लोड में, वी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आई का मैग्नीट्यूड कम है, जिससे आप क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा, जब हम प्योर लोड लेते हैं तो वी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आप आई के मैग्नीट्यूड को कम कर रहे हो, जिससे आप पावर लॉसेस को कम कर रहे हो, करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का को कम कर रहे हो, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, वी प्रोपोर्शन टू आई, है ना। जितना जब आप आर एलिमेंट का यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे तो जितना वोल्टेज है उतनी करंट फ्लो होगी, ये आपकी वी हो जाएगी, आई हो जाएगी, मीन्स वी और आई दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। बट जैसे आपने आर लगाया, जैसे आपने आर लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हाई लो हो गया और करंट, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हाई हो गया और करंट का मैग्नीट्यूड लो हो गया, जिससे आप आराम से लॉसेस को कम कर सकते हो, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात इसके अंदर आती है
कि जो रेजिस्टेंस होता है वो केवल आई के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है ना। और ये हमने यहाँ पे हमने एक पावर का रेजिस्टिव लोड निकाला हुआ है। ये हमने रेजिस्टिव लोड निकाला हुआ है आई, वी और पी। हमेशा देखना, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे अच्छी बात क्या होती है 0 डिग्री एंगल पे, कि यहाँ पे केवल आपको पॉजिटिव पावर ही मिलेगी। यदि आप मान लीजिए कि P इक्वल्स टू पॉजिटिव और Q इक्वल्स टू नेगेटिव, यदि आप एक्टिव पावर को पॉजिटिव लेते हो और रिएक्टिव पावर या पैसिव पावर को माइनस लेते हो, तो यहाँ पे आपको माइनस पावर कहीं नहीं मिल रही है, आपको केवल पॉजिटिव पावर मिल रही है यहाँ पे, है ना। आप इस वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं। तो क्यों, आप फिर से देखो, ये आपका पावर, ये वोल्टेज हो गई, ये करंट हो गई, है ना, सही है। तो जब आपकी करंट और वोल्टेज पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव पावर मिल रही है पी। जब आपका करंट और वोल्टेज नेगेटिव है तो भी आपको पावर पी मिल रही है, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। क्यों, इसलिए ये कहते हैं कि रेजिस्टिव लोड में केवल पॉजिटिव पावर मिलती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव पावर। इसलिए रेजिस्टिव लोड हर मशीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हर मशीन के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम जगह हम प्योर रेजिस्टिव लोड का यूज़ करते हैं। अधिकांश जगह के पे हम आर एल लोड का यूज़ करते हैं, क्योंकि पैसिव पावर का होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने लीकेज पढ़ा होगा, लीकेज फ्लक्स, लीकेज करंट, तो लीकेज फ्लक्स और लीकेज करंट भी होना ज़रूरी है मशीन के अंदर, बट एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, सही है। हम यह है कि 2 से लेकर 5% तक लीकेज करंट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा यदि लीकेज करंट होने लगा तो आपके लॉसेस क्रिएट कर देगा वो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है, क्योंकि लीकेज करंट की मशीन्स के लिए बहुत ज़्यादा नीडफुल है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है लीकेज फ्लक्स और करंट। वैसे ही आपका जो एक्टिव पावर है उसके साथ पैसिव पावर भी होना ज़रूरी है, बट कभी भी पैसिव पावर जो है वो एक्टिव पावर से ज़्यादा नहीं पहुँचे। जैसे पैसिव पावर एक्टिव पावर से ज़्यादा पहुँच जाएगी तो आपका पावर फैक्टर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्टिव पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, पैसिव पावर को कम करें। और एक्टिव पावर को ज़्यादा करने के लिए आपको आर लोड का यूज़ करना पड़ेगा। आप हमेशा देख लेना, यदि आपने जितने भी एलिमेंट यूज़ कर रहे होंगे मैक्सिमम जगह पे एल और सी, है ना, आपने जहीं पे देखा होगा एल और सी, इसे आप माइक्रोफैरड या माइक्रो हेनरी में लेते हो। ये आपका माइक्रो हेनरी हो गया, या आपका माइक्रोफैरड हो गया। इसकी वैल्यू हमेशा आप जो आर और एल और सी की वैल्यू है वो आप आर से हमेशा कम लेते हो, आर की वैल्यू आप ज़्यादा लेते हो, मेगा ओम, किलो ओम। वो इसी की वजह से लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप आर की वैल्यू लोगे एक्टिव पावर उतनी ज़्यादा मिलेगी। बट ये भी है कि जितना ज़्यादा एक्टिव पावर मिलेगी पावर लॉसेस उतने ज़्यादा क्रिएट होंगे, आई स्क्वायर आर, है ना, क्योंकि आई स्क्वायर आर आपके पावर लॉस होते हैं। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा पावर लॉस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, सही है। तो इसलिए सबसे बड़ी क्या है कि पैसिव पावर का होना भी जरूरी है। अब बच्चों, किसी को भी यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, थैंक यू सो मच। और जिन जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट हो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है आगे, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यदि कुछ मिस्टेक लगी हो इस क्वेश्चन में। मैंने बहुत ज़्यादा को सोचने की कोशिश करी कि बच्चों को कैसे समझाऊं, क्योंकि बेसिकली जो रेजिस्टिव लोड है वो बच्चों को पता है, बट मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि यदि कोई क्वेश्चन है तो हम एक्टिव रेजिस्टिव लोड के लिए तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, और सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा है, कि आपका मेरा टारगेट क्या है, कि जब हम रेजिस्टिव लोड हम क्यों यूज़ करते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि वो एक्टिव पावर को रेडी करता है, और एक्टिव पावर हर मशीन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ना बच्चों। चलो, थैंक यू सो मच। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे एक इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एल लोड। ये आपका आर लोड है, इसकी जगह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इंडक्टिव लोड क्या होता है। पावर फैक्टर की वजह से इंडक्टिव लोड को आप पावर फैक्टर में कैसे यूज़ करते हो। हम हर एक एलिमेंट का यूज़ करेंगे इसके अंदर, है ना। चलो, ओके, बाय।